बहुत समय पहले केशव नाम का एक सिपाही महाराज के यहाँ कार्य करता था। वो बहुत ही शालीनता से अपना कार्य पूरा करता था। इस वर्ष उत्तम पद के सैनिक के लिए आदित्य को चुना जाता है। आदित्य ने इस वर्ष न केवल शत्रु राज्य के जासूसों को पकड़वाया है, बल्कि डकैती करने वाले डाकुओं को भी पकड़कर राजा के समक्ष लेकर अपनी वीरता का प्रमाण दिया है उसने सबके सामने। आदित्य, हमें अत्यंत खुशी है कि लगातार 3 वर्षों से तुम उत्तम सैनिक के पदवी के लिए चुने जा रहे हो। तुम जैसे कुशल सैनिकों का हमारे राज्य में होना गौरव का विषय है। अगले वर्ष जो भी उत्तम सैनिक के लिए चुना जाएगा उसे 3 गुना बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। इस तरह हर वर्ष श्रेष्ठ सिपाही को चुनकर उसे पुरस्कार दिया जाता था। वो रहा, उस ओर भाग रहा है वो बच के नहीं जाना चाहिए। पकड़ लो उसे। अगर मैं उनके हाथ लग गया तो मारा जाऊंगा। यहीं पास में केशव का घर है, जल्दी से जाकर वहीं छुप जाता हूँ। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा कर रहे तुम। हमसे बच के कहाँ जाओगे? हमारा चुराया धन तुम ले जाना चाहते हो? यहीं पड़े पड़े मरो। इसके बाद उस युवक पर वार करके और उसे मरा हुआ समझकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर केशव आता है। केशव उसे देखकर तुरंत उसके पास आता है। अरे रमन, तुम्हें ये क्या हो गया? रमन, रमन, कहीं ये मर तो नहीं गया? किसी ने छुरी मारकर इसे मार डाला है, पर इसे मारकर किसी को क्या मिलने वाला था? केशव, कुछ अज्ञात लोग अपने महाराज के कोषागार से आभूषण चुरा कर भाग रहे थे। मैं उनका सामना कर उनसे आभूषण छीन कर महाराज को ही देने जा रहा था कि उन लोगों ने मेरा पीछा किया और चाकू से वार करके मुझसे आभूषण छीन कर ले गए। अरे, क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो क्या? नहीं, उन्होंने नकाब पहना हुआ था। बस ये एक हीरा मैं उनकी पोटली से निकाल पाया हूँ। ये बहुत ही अनमोल है। तुम जैसे सिपाही पर ही उन्होंने हमला किया है तो अवश्य कोई शातिर डाकू होंगे। चलो, पहले तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। नहीं केशव, मैं बहुत घायल हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता मैं अरे रमन, ये सब क्या हो गया? इस तरह रमन का दिया हुआ हार लेकर केशव राजधानी के लिए निकल पड़ता है। क्या ये किसी डाकू का काम हो सकता है? इतनी कड़ी पहरेदारी होने के बाद भी कोई कोष ग्रह तक कैसे पहुंच सकता है? लगता है जैसे इसमें महल में काम करने वालों का ही हाथ है, और जब तक उसका पता नहीं चलता मैं ये हीरा अपने पास ही रखता हूँ। इस विषय के बारे में सेनाधिपति को सूचित कर देता हूँ। ऐसा सोचकर केशव उस हीरे को अपने पास ही रख लेता है और सीधा सैन्याध्यक्ष के पास जाता है। देखो सब लोग, हमने जो आभूषण चुराए हैं उनमें एक बहुमूल्य हीरा था, पर वो यहाँ नहीं दिख रहा। अगर तुम में से किसी ने उसे चुराया है तो चुपचाप लौटा दो, वरना तुम लोग मुझे भली भांति जानते हो। हमने कुछ नहीं निकाला है। हीरा तो पोटली में ही होगा। आपके हाथ से तो रमन पोटली छीन कर भागा था ना, याद है कि नहीं आपको? हाँ, तब तो वो रमन के पास ही होगा। हमें जल्द ही उसके पास जाकर हीरा ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा। क्या आप जाने पर वो हीरा हमें वापस मिल सकता है? वो बहुत ही कीमती हीरा है। उसी हीरे के लिए तो हमने ये डाका डाला है। वो वही मरा पड़ा होगा। हाँ, जाओ, जाकर ढूंढ कर ला। इसके बाद वो लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर रमन था। दूसरी तरफ केशव सेनाधिपति के पास पहुंच चुका था। सेनाधिपति जी, महाराज के कोषागार में चोरी हुई है। उनका रास्ता काटने वाले रमन को उन्होंने मार डाला है। हाँ, मुझे इस बारे में पता चला है। किसी भी मूल्य उन्हें पकड़ना होगा। महाराज का अत्यंत बहुमूल्य वज्र भी उन्होंने चुरा लिया है। लेकिन इतनी कड़ी निगरानी के होते हुए भी चोरी कैसे हो गई? मुझे लगता है कि जरूर हमारे कर्मचारियों का ही इसमें हाथ होगा। मुझे भी यही लगता है। रमन की मौत का आखिर तुम्हें कैसे पता चला? मैं अपने घर से आ रहा था,
तो देखा रमन वही रास्ते में पड़ा हुआ था। चोरों का सामना कर उनसे आभूषण छीनकर भाग रहे रमन को पकड़कर डाकुओं ने मार डाला और बाकी का आभूषण भी वही लेकर गए हैं। ये बात मुझे रमन ने ही बताई थी। तो रमन उन डाकुओं को तो पहचानता होगा, वो अत्यंत अनमोल है, कम से कम 1 लाख सोने की मोहर कीमत होगी। पर उनके चेहरे ढके हुए थे, उनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था। अब जो मेरे पास वज्र है इसके बारे में इन्हें बताना उचित नहीं होगा। इस घटना में इनका भी तो हाथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य का पता चलने तक ये मेरे पास ही रखता हूँ। ऐसा सोचकर केशव ने उसे अपने पास ही रख लिया। दूसरी ओर सरकार, हम रमन के यहाँ से होकर आ रहे हैं, वहाँ तो हमें कुछ नहीं मिला, पर हमें पता चला है कि मरने से पहले सिपाही केशव ने रमन से बात की थी। तो केशव उस वज्र के विषय में अवश्य ही जानता होगा। आज रात ही तुम उसके घर जाओ। उस शाम केशव सारे काम निपटाकर जब अपने घर गया तब वहाँ पर वो डाकू पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। केशव के घर आने के बाद ही ये अपनी जान प्यारी है तो वो वज्र हमें दे दो, वरना जीवित नहीं बच पाओगे तुम। अच्छा, तो वो तुम ही हो जिन्होंने मेरे मित्र को मार डाला। कौन हो तुम? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, पहले हमें बताओ कि वो वज्र कहाँ है। नहीं चाहिए ना तो ये लो। अच्छा, तो वो तुम ही हो जिन्होंने मेरे मित्र को मार डाला। कौन हो तुम? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, पहले हमें बताओ कि वो वज्र कहाँ है। नहीं चाहिए ना तो ये लो। केशव को उन डाकुओं के साथ लड़ते हुए देखकर कुछ और सिपाही वहां पर आ गए। उन्हें देखकर डाकू वहां से भाग खड़े हुए। लड़ते समय केशव ने एक डाकू के हाथ पर सूर्य का चिन्ह देखा था, जिसे उसने याद कर लिया। उनमें से एक के हाथ पर मैंने सूर्य का चिन्ह देखा था। उसकी सहायता से शायद मुझे डाकू को पता लगाने में आसानी होगी। रमन से बात करते हुए किसी ने मुझे देखा तो नहीं था, और इस विषय में मैंने सेनाधिपति के अलावा किसी को भी नहीं बताया। इसका अर्थ है कि इस कांड में उन्हीं का हाथ है। गुप्त रूप से मुझे उन पर नजर रखनी होगी। अगले 2 दिनों तक केशव ने सेनाधिपति के हर कदम पर नजर रखा। ऐसे में एक दिन सेनाधिपति मध्य रात के समय अकेले ही कहीं जा रहे थे, और तभी रात के समय सेनाधिपति जी अकेले कहाँ जा रहे हैं? जरूर उसमें कोई गड़बड़ है। पीछा करके पता लगाता हूँ, उनके पीछे जाता हूँ। ये किसके घर में जा रहे हैं? माँ, ये लो, तुम्हारी औषधि के लिए कुछ रुपए हैं। राजवैद्य से पूछकर मैं तुम्हारे लिए औषधि भी लाया हूँ। अपना ध्यान रखना माँ, राजकाज निपटा कर आने में मुझे बहुत समय लग गया, इसे मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो तुम्हारी अपनी माँ भी नहीं, बस एक बार किए उपकार के बदले तुम मेरा आज तक ध्यान रखते रहे हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो बेटा। तुमने उस दिन मेरा हाथ थामकर मुझे ये सारी विद्याएं सिखाई, जिस कारण मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ, तो इतना तो करने दीजिए मुझे। मेरे सगे बेटे हैं तो, लेकिन वो लोग विदेश गए हैं किसी व्यापार के सिलसिले में। उन्होंने तो कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसी हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या मैं मर गई हूँ, लेकिन तुम मेरा आज तक ध्यान रखते रहे हो। आप ये सब छोड़िए, आपको किसी भी वस्तु की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये क्या? ये सेनाधिपति तो बहुत नेक है, मैंने इस पे ऐसे ही शक किया। तो फिर चोरी की रात निगरानी कौन कर रहा था आखिर? आज रात ही मैं इसकी जाके पुष्टि कर ही लेता हूँ, लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। कोई मुझे अच्छे से जानने वाला मेरी मदद के लिए चाहिए होगा। अरे क्या हुआ केशव, तू इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? कहाँ गया था? आज काम खत्म होते होते देरी हो गई थी, अभी तक सोया नहीं। ये विश्वा मेरे बचपन का मित्र है और बहुत अच्छा इंसान भी है। इसे बताकर मैं सहायता ले लेता हूँ। हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो यूं ही बाहर बैठ गया था मैं। तू किस सोच में डूबा हुआ है? देखो विश्वा, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रहा हूँ। वचन दो कि ये बात सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। इसके बाद केशव ने विश्वा को सारी बात बताई। ये देख, यही है वो वज्र, बहुत ही अनमोल है ये। जिस राजा के पास ये वज्र होता है उनका वर्चस्व 10 गुना बढ़ जाता है। तो तू ये वज्र महाराज को क्यों नहीं दे आता? देखो, वो तो मैं उन्हें दे दूंगा, ठीक है, लेकिन
मुझे पता लगाना है कि इस वज्र को किसने चुराया था। इसके लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए। जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, उनका सामान रखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। वो सब मैं देख लूंगा। देखो अभी सिर्फ मुझे महाराज के कोषागार के पास जाना होगा। इतनी रात गए? हाँ, यही सही समय है। मुझे वहाँ काम कर रहे सैनिकों पर नजर रखनी होगी। मेरा संदेह है कि उन्हीं में से किसी ने ये काम किया होगा। चलो चलते हैं। इस तरह वो दोनों मिलकर पता लगाने निकल पड़े कि चोर कौन है। केशव रुक, वहाँ देख तो, न जाने कौन है जो इस समय गाड़ी में फल और सब्जियां चढ़ा रहे हैं। This week, we'll be in the Pink City, Jaipur in Rajasthan, to embark on an unforgettable journey through the world of Disney. हो सकता है। निकल पड़े कि चोर कौन है। केशव रुक, वहाँ देख तो, न जाने कौन है जो इस समय गाड़ी में फल और सब्जियां चढ़ा रहे हैं। हो सकता है पड़ोस वाले शहर में ले जा रहे हो वो सब। हाँ, लेकिन इस समय फल सब्जियां क्यों ले जा रहे होंगे? मुझे इसमें कोई गड़बड़ लगती है। हमें कुछ देर यहाँ रुक कर देखना चाहिए। केशव तू सही कह रहा था, वो देखने में पक्के राजभट ही लग रहे हैं मुझे। वो दोनों उन्हें ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी एक पेटी गिरी, जिनमें से कुछ सोने के सिक्के बाहर आ गए। मेरा संदेह सच निकला। ये सोने के सिक्के महाराज के कोषागार से लिए हुए हैं। ये कोई फल सब्जियों वाले नहीं है। ये जरूर चोर है। तो तुरंत जाकर उन्हें बंदी बना ले। मैं जाकर सेनाधिपति को इसकी खबर देता हूँ। जल्दी कर केशव। जल्दबाजी मत करो। हमें उनका पीछा करके पता लगाना होगा कि वो कहाँ जाते हैं। ये साधारण चोरी है। इनका सरदार कौन है जो इनसे ये काम करवाता है, उसका पता लगाने के लिए हमें इनका पीछा करना होगा। इस तरह वो चोर फल सब्जियों के बहाने राज खजाने से धन चुरा कर ले जा रहे थे। केशव और विश्वा उन्हें छुपकर देख लेते हैं और उनका पीछा करते करते बहुत दूर आ जाते हैं। देख तो, वो उस पुराने भवन में जा रहे हैं। इसका अर्थ यही इनका अड्डा होगा ना। चलो चलकर देखते हैं। केशव मुझे भय लग रहा है, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ चलो, घबराने की जरूरत नहीं। वैसे भी हम अभी इनका सामना नहीं करने वाले। आज कुल मिलाकर कितने सिक्के लाए हो? आज हम पूरे 1000 सोने के सिक्के लेकर आए हैं सरदार। ये रहे आपके सोने के सिक्के। बढ़िया, ये काफी नहीं है। कल तुम्हें कम से कम 5000 सोने के सिक्के चुरा कर लाने होंगे। इस तरह पूरा राज खजाना खाली करना होगा हमें। क्या कहते हो? जैसा आपने कहा ठीक वैसा ही हुआ। तो महाराज के स्थान पर आप रहेंगे और सेनाधिपति के स्थान पर मैं रहूंगा। अरे बाप रे बाप, घोर है घोर। केशव तूने देखा, स्वयं राज्य का मंत्री इन डाकुओं का नायक है। तेरे बोल विश्वा, उन्हें पता न चल जाए कि हम यहाँ पर हैं। मैं अभी भी अचंभित हूँ, पर हम इस समय उनका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ऐसा किया भी तो संभव है कि चोरी का आरोप तो हम पर ही डाल देंगे ना वो। इन्हें बड़ी चालाकी से पकड़ना होगा हमें। तब यहाँ आ गए हो तो नकाब की क्या जरूरत है? आदित्य, इसे हटा दो। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। सही कहा, यहाँ सिवाय हमारे कोई नहीं है। और हाँ, इन सबको बड़े ही ध्यान से रखना। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देखा विश्वा, इसे पहचाना तूने? ये और कोई नहीं, इस वर्ष श्रेष्ठ सिपाही से पुरस्कृत आदित्य है ये। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ सही कहा, और श्रेष्ठ सिपाही को चुनने का दायित्व मंत्री का ही होता है। तभी पिछले 3 वर्षों से देखा ना, तभी बार बार इसी को श्रेष्ठ सिपाही चुना है मंत्री ने। दोनों मिलकर महाराज को कैसे ठग रहे हैं ये। ठीक है, तुम्हें बस एक काम करना होगा, जल्दी जाओ। खजाना खाली करने में और कितना समय लग सकता है? इसी गति से काम चलता रहा तो 6 महीने में खजाना खाली हो जाएगा और उसके बाद वहाँ के राजा आप होंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है, केवल 2 माह में ये सब कुछ पूरा करना होगा। तुम चाहो तो मदद करने वालों की संख्या को और बढ़ा लो। जल्द से जल्द काम को पूरा करो, समझे? सामंत के राजा स्वीकृति की सहायता से हमें महाराज पर हमला करना है, फिर इस राज्य का राजा मैं बनूंगा। खजाना खाली करके पहले उन्हें आर्थिक रूप से निर्बल करके सामंत के राजा की सहायता से राज्य को स्वाधीन करने की आपकी योजना बहुत ही अच्छी है, प्रशंसा के योग्य है सरदार। निश्चित रहे काम हो जाएगा। पर सामंत के राजा ने सहायता के बदले में वो बहुमूल्य वज्र उपहार में मांगा है। वो कहाँ है इसका पता नहीं चल पा रहा है। सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। मैं भी उसी की तलाश में हूँ सरदार। अरे जल्द ही उसे पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। अब मेरा उनके सामने जाने का वक्त आ गया है।
ये सोचकर केशव अंदर उनके समकक्ष चला गया। उसके पास रखा ब्रज बाहर निकाल कर कहा, आदित्य, ये रहा वो वज्र जिसे तुम खोज रहे हो, पर मुझसे इसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था और तुम खुद ही आ गए। अब बचकर कहाँ जाओगे? इसके बाद केशव तुरंत दौड़कर घोड़े पर सवार होकर वहाँ से तेजी से निकल गया। उसका पीछा मंत्री और आदित्य करने लगे। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। देखो, मैं तीर चलाकर तुम्हें घायल कर दूंगा। मैंने विश्वास से कहा था कि यहीं आना, यहीं रुककर उनका सामना करना। इसके बाद केशव वहीं पर रुककर आदित्य और मंत्री से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर विश्वा सेनाधिपति को साथ लेकर पहुँच जाता है। मंत्री जी, आदित्य, अभी कभी हथियार डाल दो, वरना तुम लोग यहीं के यहीं मारे जाओगे। सेनाधिपति को ये कैसे पता चल गया? क्या कहा? तुम मुझे मारोगे? तुम यहाँ से बचकर कैसे जाओगे, ये मैं भी देखता हूँ। आदित्य और मंत्री को उस युद्ध में हराकर बंदी बना लिया जाता है। राज्य के मंत्री होकर भी महाराज का विश्वासघात कर उनका राजपाट हड़पने की नीच सोच रखी। तुम फांसी से नहीं बच सकते। आदित्य उत्तम सिपाही का पुरुष पाकर राज खजाना ही लूट लिया तुमने। लज्जा नहीं आई तुम्हें? चलो, महाराज के समक्ष तुम्हारा न्याय होगा। अब वही करेंगे तुम दोनों का न्याय। इसके बाद मंत्री सहित आदित्य और उनके साथी डाकुओं को बंदी बनाकर महाराज के सामने लाते हैं। तुम जैसे राजद्रोहियों को उच्च पद पर रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इन्हें कारावास में 25 वर्ष के लिए बंदी बनाने की घोषणा करता हूँ। ऐसी कुटिल योजना बनाने वाले सोमंत के राजा को भी बंदी बनाने का आदेश दे रहा हूँ। जाके उसे बंदी बनाओ। अगर ये केशव ना होता तो इस सत्य को उजागर नहीं होता महाराज। हमारा राजकोष से चुराया सारा धन और बहुमूल्य वज्र भी खजाना में वापस रखवा दिया गया महाराज। तो अभी आप बाकी सब चीजों के लिए निश्चिंत रह सकते हैं। शाबाश केशव, शाबाश। तुम जैसे चतुर और ईमानदार सिपाही का हमारी सेना में होना गर्व की बात होगी। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सिपाही के लिए पुरस्कृत करने के अलावा तुम्हें जल्द ही उच्च पदवी पर नियुक्त करने की घोषणा करता हूँ मैं आज। महाराजा, मेरी एक विनती है। ये सब सेना में काम कर रहे मेरे मित्र रमन की वजह से साध्य हो पाया है। उसने निडर होकर इस चोरी को रोका, इसकी जानकारी भी दी। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वर्ष के श्रेष्ठ सिपाही का पुरस्कार आप मेरे स्वर्गीय मित्र रमन के नाम कर दें। इस तरह जो सम्मान केशव को मिल रहा था उसने अपने दोस्त को भी दिलवाया। और इतना ही नहीं, राज के भंडार घर की रखवाली करने वाले उच्च पद पर भी केशव नियुक्त हुआ।